सो हे फ्रेंड्स, दिस इज मिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होते ही हम इस कहानी के हीरो को एक लड़की के साथ आते देखते हैं। नहीं, वो इस कहानी की हीरोइन नहीं थी। इस कहानी की हीरोइन तो उन दोनों को आता देखती रहती है और वो हमें उस लड़की के बारे में बताते रहती है। वो कहती है उस लड़की का नाम विन वांचिन है, जिसे हम वांचिन ही कहेंगे, और वो हमारी हीरोइन की सौतेली बहन है। अब इस पॉइंट पे हीरोइन की सौतेली माँ वहाँ पे आती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारी बहन का बॉयफ्रेंड आया हुआ है, तो तुम नीचे मत आना, ठीक है। अब ये सुन के वो अपनी मम्मी से कहती है कि आपको क्या लगता है मैं उससे अच्छे से बिहेव नहीं करूंगी क्या? अब मुंह पे तो ये था, पर उसके मन में चल रहा था कि तुम भी तो एक मिस्ट्रेस ही हो। और उसको साथ में याद भी आ रहा था कि उसके पापा अपनी मिस्ट्रेस के साथ मिलकर उसकी मम्मी को कितना परेशान किए थे। और परेशान सिर्फ करते तो भी चलता, पर उसकी मम्मी का डेथ हो गया था उन लोग की वजह से। और ये सब वेनी अपनी आंखों से देखी थी। जी हाँ, हमारी हीरोइन का नाम वेनी था। पर और इन माँ बेटी का मन इतना से भी नहीं भरा था। वो लोग तो वेनी को मेंटल हॉस्पिटल भेजने का पूरा प्लानिंग कर लेती है। तो अब उसके लिए कुछ मेडिसिन देना भी तो जरूरी होता है ना, तो वो लोग देती भी रहती थी, जिसके बारे में वेनी को कम्प्लीटली तो नहीं पता था, क्योंकि उसका तबीयत ठीक नहीं रहता था। और फिलहाल वो हॉस्पिटल से वापस आई थी, तो इसलिए उसकी माँ कहती है कि मुझे तुम्हारे हेल्थ के बारे में चिंता है, तो तुम आराम ही करना, ऊपर नीचे मत आना। वो भी अच्छे से कहती है कि हाँ मैं नहीं जाऊंगी, पर मन में चल रहा था कि अगर लिंग्यू ही नीचे बुलाए तो। अब मैं बता दूं कि लिंग्यू हमारे हीरो का नाम था। तो थोड़ी देर बाद लिंग्यू आते भी है और वो उनको सामने अपना डॉल गिरा देती है। तो वो उसका डॉल उठा के उसको देने जाते हैं, साथ में कंफर्म भी कर लेते हैं कि तुम वांजिन की बहन हो ना। वो कहती है हाँ, पर वो तो डॉल लेने के बजाय उसे चिपकना शुरू कर देती है, उनको स्मेल करने लगती है और कहती है कि मैं बस चेक कर रही हूँ कि किसी और लड़की का तो स्मेल नहीं आ रहा ना आपसे। वो कहते हैं क्या पता चला? तो अब कहती है कि पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर फिर क्वेश्चन भी कर लेती है कि आप मेरी बहन के साथ सोए हो कभी? अब ऑब्वियसली वो इस बात का आंसर नहीं देते। वो कहते हैं कि वांजिन बोल रहे थे कि तुम सिर्फ 19 साल की हो, तो तुमको ध्यान रखना चाहिए कि तुम क्या बात कर रही हो। इस बात पे वो कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ और मुझे पता है कि क्या होता है, तो वो आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। अब इस बात पे उनको तो बहुत गुस्सा आता है, पर बेनी के दिमाग में चल रहा था कि वो लोग मेरे पापा को छीने ना, मेरी माँ को मार दिए, तो अब मैं वांजिन के बॉयफ्रेंड को छीन लूंगी। अब ये सब सोचते सोचते किस भी कर लेती है और चिपकते चिपकते उनका एम्यूलेट भी ले लेती है, जो कि उस टाइम में उनको पता नहीं चलता। पर हाँ, वांजिन जरूर आ जाती है वहाँ पे, और आते ही डेफिनेटली चिल्लाएगी कि चल क्या रहा है। अब इस टाइम पे वो उतर के उसके पास जाते हैं। तब तक वेनी कहती है कि इन्होंने तो बस मेरा डॉल ढूंढा था, मैंने थैंक यू बोल रही थी। अब ये सुन के वो डॉल लेके फेंकती है उसके तरफ, और साथ में उससे क्वेश्चन भी करती है कि जब माँ तुमको बोली थी नीचे नहीं आना है, तो फिर क्यों आई? अब इस टाइम वो पहले तो डॉल उठाती है, उसके बाद फुल सेल्टी होकर रोना धोना काइंड ऑफ चालू कर देती है, माफी भी मांगती है और वो कहती है कि मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, तुम बहुत देर से नहीं थी ना घर पे, तो मैं बस देखने आई थी कि तुम आई थी या नहीं आई थी। मैं घर पे बहुत देर से अकेली थी, तो बस इसलिए। अब उसकी ये सारी बातें सुन के लिंग्यू को लगता है कि हो सकता है कि इसको ऐसा लग रहा हो कि मैं इसकी बहन को छीन रहा हूँ, इसी वजह से ये ऐसा बात बोली हो, तो इसलिए वो ज्यादा माइंड नहीं करते। इधर वांजिन भी अपनी बहन से माफी मांग देती है, क्योंकि अपने बॉयफ्रेंड के सामने अपना इमेज तो खराब नहीं करना था ना उसको उल जुलूस सुना के, बस इसीलिए। तो माफी मांगने के बाद वो अपनी बहन को कहती है कि तुम जाके रेस्ट करो, मैं आती हूँ तो बात करती हूँ तुमसे। वो भी चली जाती है। तो अब इस टाइम पे लिंग्यू से पूछते हैं कि तुम बोल रही थी ना तुम्हारी बहन अभी अभी ग्रेजुएशन में गई ही है, तो तुम उसका एडमिशन अपने ही कॉलेज में क्यों नहीं करवा लेती हो? इससे वो ज्यादा से ज्यादा टाइम तुम्हारे साथ रह पाएगी। वो कहती है कि हाँ, पर उसका तबीयत ठीक नहीं रहता है, इसलिए पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि वो उनकी नजरों से थोड़ा दूर जाए। वैसे तुम ये सब छोड़ो, अभी मम्मी पापा के पास चलते हैं। तो अब इतना बात होने के बाद वो दोनों चले जाते हैं, पर ये सारी बातें वे नहीं सुनती है। वो कहती है कि हाँ बात तो सही है, मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है, तो तुम क्या चाहती हो? मैं घर पे परी परी तुमको इनकी वाइफ बनते देखूंगी। और वैसे भी मेरे पास लिंगो का एमुलेट है, और मैंने सुना है इसके बिना उनका भी तबीयत खराब होने लगता है, मतलब ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब इसको लेने तो वो मेरे पास आएंगे ही। और वैसे नेक्स्ट डे उसकी बहन का और लिंगू का एंगेजमेंट भी था, तो अब ये उसके लिए और चैलेंजिंग था कि लिंगू अपना एंगेजमेंट छोड़ के उसके पास आएंगे या नहीं। तो अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रात में। माँ बेटी दोनों बहुत ज्यादा परेशान थी। सबसे ज्यादा तो वांचिन अपनी माँ पे चिल्ला रही थी, क्यों? क्योंकि वो वेनी को संभाल क्यों नहीं रख सकती। वो कहती है कि मेरा लिंगू से कल एंगेजमेंट होने वाला है, और अगर लिन फैमिली को पता चल गया कि मैं एक मिस्ट्रेस की बेटी हूँ, तो वो मुझसे शादी करेगा। अब इस पॉइंट पर उसकी माँ उसको समझाती है कि किसी को भी इस बारे में नहीं पता है, और वैसे भी तुम्हारे पापा से मैं पहले मिली थी, तो तुम मिस्ट्रेस की बेटी कैसे हो गई? अब ऑब्वियसली इस तरीके से बाकी लोग तो नहीं सोचते थे ना, वांचिन भी यही कहती है। तो अब उसकी माँ कहती है कि ठीक है, हमने जो प्लान बनाया है वो मैं इसी वीक एग्जीक्यूट करूंगी। अब प्लान क्या था? तो प्लान था उसको अब्रॉड भेजना, वहाँ के मेंटल हॉस्पिटल में। पर वांचिन कहती है कि इस बारे में पापा मानेंगे, क्योंकि वो उनकी सगी बेटी है। पर उसकी माँ कहती है कि क्यों नहीं मानेंगे, ऐसे भी फॉरेन का टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छा होता है, और हम तो उसका तबीयत ठीक ही करने के लिए बोल रहे हैं ना। अब ये सारी बातें तो वेनी भी सुन रही थी, और ये सुन के वो कहती है कि अब मैं खुद का तबीयत ठीक करने का ठेका खुद ही ले ली हूँ, तो आप लोग को कुछ करने का जरूरत नहीं है। अब वो कैसे खुद का तबीयत ठीक करती है
वो तो वक्त बताता है। अब नेक्स्ट डे उसके सोचे अनुसार लिंग्यू आते हैं उसके घर पे अपना एमुलेट ढूंढते ढूंढते, और उनको ये भी याद आता है कि हो ना हो उनका एमुलेट बेनी के ही पास है। तो वो उसके रूम में भी जाते हैं, पर उसका रूम का गेट तो पहले से ही खुला हुआ था। अब वो अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि वो बेहोश पड़ी है, उसका हाथ कटा हुआ है। तो अब जल्दी से लेके उसको हॉस्पिटल भागते हैं। वैसे तो वो ठीक ही थी, पर अब थोड़ा बहुत नाटक भी तो करेगी ना। तो लिंग्यू से पूछते रहती है कि मैंने आपको फिर से परेशान किया गया। अब वो आंसर दे इससे पहले उसकी बड़ी बहन आ जाती है वहाँ पे, और वो चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो खुद के साथ, तुम किसी के बारे में नहीं सोचती क्या अपने अलावा। अब वो इस टाइम पे माफी भी मांगती है अपनी बहन से, पर साथ में ये भी कहती है कि मैं नहीं जाना चाहती है अब्रॉड। अब ये सुन के वो और बरसना शुरू कर देती है कि तुम 19 साल की हो गई, तुम्हारे पास खुद का दिमाग नहीं है क्या, तुम जो चाहोगी वही होगा। अब ये सुन के फिर से वो माफी मांगती है, पर उसका दिमाग बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। वो कहती है कि खाली माफी क्या मांगते रहती हो तुम पूरा टाइम। अब इस पॉइंट पे लिंग्यू को लगता है कि ये पहले से कुछ ज्यादा अलग नहीं है, पहले तो बहुत जेंटल थी, अब क्या हो गया इसको। तो अब इसलिए लिंग्यू ही कहते हैं वांचन को कि ये बहुत ज्यादा वीक है, अभी तो हम लोग बाहर चलते हैं, इसको रेस्ट करने देते हैं। तो बाहर जाके भाई वो कुछ साथ ही रहती है। वो कहती है कि वो जानती थी कि आज हमारा एंगेजमेंट है, पर फिर भी ये सब की क्यों, क्योंकि वो मुझे और मेरी माँ को एम्बेरस फील करवा सके। ये बात सुन के वो कहते हैं तुम और तुम्हारी माँ, तुम दोनों बहनों में बहुत दूरी है क्या। अब इस बात को तो उसको टालना था, तो बस कुछ भी बोल देती है और टॉपिक चेंज करते हुए कहती है कि मैं पूछना भूल गई, तुम बेनी को कैसे लेके आ गए यहाँ पे, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी हमारे एंगेजमेंट के लिए, पर तुम एंगेजमेंट से पहले उसे मिलने के लिए क्यों गए। वैसे तुम ये मत करना कि तुम्हारे मन में उसके लिए फीलिंग्स है। अब ये सुन के उनको गुस्सा आ जाता है, और जो भी एमुलेट का बात था वो उसको बता देते हैं कि मैं वो ढूंढने के लिए गया था। तो अब ये सुन के वो और गुस्सा हो जाती है कि एमुलेट ढूंढने के लिए बेनी के रूम में जाने का क्या जरूरत था। और अंदर से उन दोनों का आर्ग्यूमेंट सुन सुन के बेनी को बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए तो लिंग्यू के पास कोई जवाब था नहीं। तो वो अंदर से एक ग्लास गिराती है, और ये सुन के वो बहस बंद करके अंदर जाते हैं उसको चेक करने के लिए। पर ये चीज फांचन को डेफिनेटली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फियोंसे लिंग्यू की वो थी ना कि बेनी। तो वो फिर से अपनी माँ को कॉल करके बरसना शुरू कर देती है कि आप अभी तक उसको बाहर भेजने का कोई तरीका क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं। अब उसकी माँ भी क्या ही करे, वो कहती है कि तुम्हारे पापा नहीं मान रहे, पर फिर भी वो कहती है कि हम दोनों आ रहे हैं वहाँ पे, मैं कोई ना कोई तरीका से उसको बाहर भिजवाती हूँ। अब इधर ये अंदर जाते हैं तो ग्लास गिरा हुआ था, पूछते हैं कि पानी पीना चाहती हो। वो कहती है हाँ, पर मेरे हाथ में चोट लगा है तो मैं कैसे पीऊँ। तो वो उसके लिए पानी ग्लास में डालते हैं। अब इस पॉइंट पे वो कहती है कि मेरी नैनी मुझे खिलाया पिलाया करती थी। तो वो सोचते हैं कि शायद ये चाहती है कि मैं भी इसे पानी पिलाऊं। तो वो उसको पिलाते रहते हैं, पर वो मना कर देती है। क्यों, क्योंकि उसको एक नए तरीके से पानी पीना था। अब वो तरीका क्या था वो तो आप खुद ही देख लीजिए। मतलब उनको पानी पिलाने के बाद वो उनसे खुद पीती है, तो फिर पानी पिलाना या फिर किसका नाम दे सकते हैं मे भी। पर हाँ, साथ में वो ये भी कहती है कि वांचन बाहर ही है, अगर वो ये सब देख ली तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। अब इतना काफी था समझने के लिए कि उन दोनों बहनों में कुछ ठीक तो चल नहीं रहा है, तो वो उसे डायरेक्टली पूछते हैं। तो वो हाँ में तो जवाब देती है, पर रीजन नहीं बताती, और साथ में उनको सीरियस करना भी शुरू कर देती है। पर हाँ, वो बस इतना चाहती थी फिलहाल कि वांचन भी वैसे ही तड़पे जैसे उसकी माँ तड़पा करती थी, और इतना सोचने के साथ साथ और चिपकती रहती है। पर इस पॉइंट पे वो खुद को संभाल के उसको पीछे करते हैं, और कहती भी है कि तुम्हारी बहन से मेरा शादी होने वाला है, तो तुम क्या कर रही हो ये सब। वो कहती है हुआ तो नहीं है ना अभी, और साथ में पूछती भी है कि मैंने जो किया अभी आपको अच्छा नहीं लगा क्या, आप नहीं चाहते मेरे साथ कुछ भी करना। वैसे चिंता मत कीजिए, मैं अपनी बहन को नहीं बताऊंगी। कि ये सारी बातें सुन के तो वो देखते ही रह जाते हैं उसको। वो तब तक और क्लोज आना चाह रही थी, पर इस पॉइंट तक उसकी बहन भी आ जाती है, तो वो फिर से नाटक करना शुरू कर देती है। अब चिपकते तो देख लेती है उसकी बहन, पर एक्सप्लेनेशन अब वे नहीं देने वाली थी, तो वो देती भी है। वो कहती है कि मैं बस बेड से उतरना चाह रही थी, चक्कर आ गया, इसलिए लिंग्वे मुझे पकड़ लिए, ये तो मेरा हेल्प ही कर रहे थे। अब इस पॉइंट पे उनका हार्ट बीट वो सुन पा रही थी, बहुत ज्यादा फास्ट था। पर जो भी था वो भी कुछ बोलेंगे थोड़ी ना, तो वो उसको बिठाते हैं सही से। पर हम वांचन का दिमाग बहुत ही ज्यादा गर्म था, क्योंकि उनके नेक पे उसको रेडनेस भी दिखा था, जो कि ऑब्वियसली वेनी की लिपस्टिक का मार्क था। पर फिर भी वो ये बात कहेंगे थोड़ी, वो बस कह देते हैं कि स्क्रैच हो गया। अब इस पॉइंट तक उसके पेरेंट्स भी वहाँ पे आ जाते हैं, तो वेनी रो धो के शुरू हो जाती है। वो कहती है कि ये तो बस मेरा हेल्प कर रहे थे, यहाँ पे कोई केयर गिवर नहीं था, तो ये बस मेरा हेल्प कर रहे थे पानी पीने में, मुझे चक्कर आने लगा था तो बस संभाल लिए मुझे। अब इस पॉइंट पर लिंग्यू उसका ड्रामा देख के तो देखते ही रह जाते हैं कि क्या क्या कर सकती है, पर बस कहते हैं कि अभी इसका तबीयत ठीक नहीं है, तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। तो अब ये सुन के उसके पापा भी कुछ नहीं बोल सकते थे। वो अपनी बेटी की तरफ से ही माफी मांगते हैं लिक्वी से, मतलब वांचन की तरफ से, ना कि वेनी की तरफ से। अब वैसे फिलहाल वेनी यही चाहती थी, तो उसका प्लान फिलहाल का पूरा हो ही गया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है घर पे। वांचन बहुत गुस्से में थी, और अब तो वो अपने पापा मम्मी दोनों को सुनाई जा रही थी, क्योंकि अब वो एक पल भी वेनी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसका खून खोल रहा था जब लिंग्वे वेनी के पास आते हैं और उसको देखते हैं ये सब सोच सोच के। तब उसकी मम्मी उसको समझाती है कि ठीक है, इतना ज्यादा गुस्साने की जरूरत नहीं है, और साथ में पापा को भी समझाती है कि अब वेनी को फौरन
फोन भेज देना चाहिए। अब उसके पापा कहते हैं कि पर वो भी मेरी बेटी है। अब इस पॉइंट पे वो दोनों लग जाते हैं उनका ब्रेन वॉश करने के लिए। हाँ बेटी है तो क्या हुआ, पर पॉन्चिन एक मिस्ट्रेस की बेटी है, ये तो लिन फैमिली को पता नहीं चलना चाहिए ना। और अगर पता चलेगा तो कंपनीज के कोऑपरेशन में इफेक्ट पड़ेगा और लॉस तो बिल्कुल भी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब उसके पापा भी कह देते हैं कि ठीक है तुम लोग को जो मन है वो करो। इधर पर ये सारी बातें फेनी जरूर सुनती है, तो वो उसी टाइम कॉल करती है लिंग्वी को। हाँ फेनी का कॉल देख के उनका दिमाग जरूर खराब होता है, थोड़ा बहुत डांटते भी हैं कि मैंने मना किया था मुझे कॉल करने के लिए, पर वो कहती है कि आप आ सकते हैं क्या मेरे पास, मुझे लगता है मैं मरने वाली हूँ। अब ये सुन के भी वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी बहन का फियांसे हूँ, तुमको समझ में भी आ रहा है क्या बोल रही हो। अब इस पॉइंट पे वो एक ग्लास गिराती है और कहती है अगर आप नहीं आएंगे तो मैं आपसे कभी नहीं मिल सकती। और इतना बात होने के बाद कॉल कर, तो अब आपको क्या लगता है वो आएंगे? जी हाँ वो बिल्कुल आते हैं, क्योंकि इतना तो वो भी समझ चुके थे कि वेनी का जैसा पर्सनैलिटी है वो खुद के साथ कुछ भी कर सकती है। इधर वो घर पहुँचते हैं तो वो बैठी हुई थी रेलिंग पे। अब ये देख के वो कहते हैं कि झूठ बोली ना तुम मुझसे। वो कहती है नहीं मैं तो बस मिस कर रही थी आपको। तो वो फिर से याद दिलाते हैं कि मैं तुम्हारे बहन का हस्बैंड बनने वाला हूँ। वो कहती है वैसे फ्यूचर ब्रदर इन लॉ है आप मेरे, और फ्यूचर कौन ही प्रेडिक्ट किया है आज तक। अब इतना बोलने के बाद वो ऊपर माँ बेटी का आवाज सुनती है तो वो तो वहीं गिरने लगती है, जिसको ऑब्वियसली वो गिरने नहीं देते, वो पकड़ लेते हैं उसको और इस चक्कर में वो उनके ऊपर तो आ ही जाती है। इस टाइम तक ऊपर माँ बेटी भी आ चुके थे और वो लोग बेनी के वही अब्रॉड जाने का बात कर रहे थे, जो कि नीचे वो भी सुनते हैं। अब इस पॉइंट तक तो वो उनको किस करने के लिए बेचैन थी, पर वो डर रहे थे क्योंकि माँ बेटी ऊपर थी, साथ में उनको अजीब भी लग रहा था, हिचकिचा भी रहे थे, पर वो कहाँ ही रुकने वाली थी। इधर वो लोग बात करते करते लिंगू का कार देख लेते वहाँ पे पार्क हुआ, पर वो लोग तो नहीं बुलाए थे उनको, तो फिर वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो अब ये जानने के लिए कॉल भी करती है, पर फोन तो बेनी ले लेती है। हाँ थोड़ा सा वो गुस्सा आते हैं, पर उनका गुस्सा कहाँ ही चलने वाला था बेनी के सामने। वो कहती है मैं जल्दी अब्रॉड चली जाऊंगी, तो मैं बस अपना मार्क छोड़ना चाहती हूँ आप पे, ताकि फ्यूचर में आप मुझे भूल ना जाए। अब इतना बोल के वो उनको किस करने लगती है। इधर वो दोनों माँ बेटी सोचती है पूरा घर में ढूंढने के लिए लिंगू को, पर पॉन्चिन जानती थी कि वो कहाँ मिलेंगे, तो वो सीधे पहुंच जाती है वेनी के रूम में। पर ये क्या, वेनी तो वहीं पे थी। तो पॉन्चिन पूरे रूम में उनको ढूंढती है पर वो कहीं नहीं मिलते। तो एट दिन उसको खुद ही लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी क्या, पर फिर भी वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ थी अभी। वो कहती है बुक पढ़ रही थी और कहाँ ही रहूंगी। अब इस पॉइंट पे बाहर उसको लिंगू का आवाज आ जाता है, तो वो चली जाती है बाहर। तो अब सब लोग बैठते हैं खाना खाने के लिए। उस टाइम पे वेनी भी आ जाती है वहाँ पे। वैसे लिंगू कहते हैं कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आप लोग से मिल लूं, जिससे ऑब्वियसली किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो अब सब लोग खाना खाना शुरू करते हैं। अब इस पॉइंट पे वेनी फिर से शुरू हो जाती है, पाँव से उनको परेशान करने लगती है और साथ में वो उनसे सेलफोन मांगती है, उसको कोई एड्रेस देखना था इसलिए। इस पॉइंट पे पॉन्चिन उसको कहती है कि तुम अपने पीसी में देख लेना अपने रूम में जाके खाना खाने के बाद। वो कहती है पर फिर पॉन्चिन खुद ही पूछते है लिंगू से कि मैंने तुम्हें कॉल किया था, तुम्हारा फोन कहाँ था। अब तब पता चलता है कि फोन के बारे में वो क्यों क्वेश्चन की थी। हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब वो उनका फोन लेके अपने पास रख ली थी और वो उनका फोन एक ही शर्त पे लौटाएगी। और वो क्या, तो वो कहती है कि वो लोग मुझे अब्रॉड भेजना चाहते हैं पर मैं नहीं चाहती, तो आप मेरा हेल्प कीजिए मुझे यहाँ रोकने में। और उस पॉइंट पे पॉन्चिन उन लोग को ढूंढ रही थी तो वो चली जाती है। तो प्रेजेंट में वो कहते हैं कि मैं अपना फोन घर पे भूल गया। एंड देन वो कहते हैं कि मैंने सुना है आप लोग बेनी को बाहर भेज रहे हैं। अब इस पॉइंट पे सब अपने अपने एंड से क्वेश्चन करते हैं, लाइक आपको कैसे पता चला, या फिर ये उसका बीमारी ठीक करने के लिए हो रहा है। पर लिंगू कहते हैं कि अगर बीमारी ठीक करने का ही बात है तो वो तो यहाँ भी हो सकता है, अब्रॉड जाने का कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे लगता है कि अब्रॉड जाके उसका तबीयत और खराब ही होगा, तो मेरे हिसाब से उसको यहीं रहना चाहिए। और मैं एक साइकोलॉजिस्ट को जानता हूँ, तो मैं उसे अपने घर पे बुला लूंगा 2 दिन के लिए। अगर ये मेरे घर पे रहेगी तो मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगा इसके लिए। अब ऑब्वियसली पॉन्चिन को बहुत गुस्सा आता है, पर इस पॉइंट तक बेनी उनको बहुत अच्छे से थैंक यू बोल देती है, मतलब उसके तरफ से तो डन था। अब उस पॉइंट पे तो पॉन्चिन कुछ नहीं बोल पाती, पर अपने रूम में जाके बहुत भड़ास निकालती है। वो समझ रही थी कि बेनी उनको सीड्यूस करना चाह रही है, इसीलिए वहाँ पे जाएगी। तो उसकी माँ कहती है कि तुम इजीली उसके साथ जा सकती हो उनके घर पे, और इतना बोल के वो उसको एक पैकेट देती है, जिससे हो ना हो वो लिंगू का दिल जीत सकती है और ये मिसेस लिन का पोजीशन इजीली ग्रैब कर सकती है। तो पॉन्चिन भी ये पैकेट ले लेती है और अब वो श्योर थी कि हाँ वो ही बनेगी मिसेस लिन। और ये सारी बातें बाहर से वेनी भी सुन रही थी। अब नेक्स्ट डे दोनों लड़कियां पहुंच जाती है वहाँ पे। घर में घुसने से पहले ही पॉन्चिन उसको बोल देती है कि इस घर की मालकिन मैं हूँ, तो कुछ भी मुझे बिना बताए मत करना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो भी क्या ही बोले, हाँ ठीक है। तो अब अंदर जाती है तो मिड उसका सामान रखने का बात करती है, पर वो तो बरसना शुरू कर देती है। वो कहती है कि मेरा सामान लिंगू के रूम में रखो, मैं उसके फियांसे उसके साथ रहूंगी ना, और कहाँ रहूंगी। तो अब मिड भी क्या ही करे, उसका सामान उठा के रख देती है जाके। वैसे इस टाइम पे लिंगू घर पे नहीं थे, तो उसको जो मन कर रहा था वो करे। वो किसी से कॉल पे बात कर रही थी चिल्ला चिल्ला के, और वेनी को देखते ही बोलने भी लगती है कि कुछ लोगों को अपना आइडेंटिटी पता ही नहीं होता। पर अब तो वेनी उसको उसका आइडेंटिटी समझाने के लिए आई थी, पर कैसे। तो अब थोड़ी देर में वो ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठती है। उसका
उसके सामने परोसा जाता है, पर वो कहती है मेड से कि क्या मैं अपना ब्रेकफास्ट चेंज करवा सकती हूँ। अब ये सुन के वॉन्जिन उस पर बरसना शुरू कर देती है क्योंकि वही बनवाई थी ब्रेकफास्ट। इस पॉइंट पे वो कहती है कि मैं तो बस इसलिए बोल रही थी क्योंकि मुझे मैंगो से एलर्जी है। अब ये सुन के वो भी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से रह रही हूँ, मुझे तो कोई भी एलर्जी के बारे में नहीं पता है अभी तक, तो नाटक इस बात का कर रही हो। इतना बोलकर उसका खाना गिरा भी देती है। अब इस पॉइंट पे वो उससे माफी मांगने लगती है और वो मैंगोस भी खाने लगती है, जिससे कि उसका तबियत भी थोड़ा बहुत खराब होने लगता है। और ये सब देखते कि उसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि तुम किस बात का इतना नाटक करती हो। और ये सब करते करते उसको धक्का भी लग जाता है, तो उसको चोट भी लग जाता है। और इसी पॉइंट पे आते हैं हमारे हीरो। वो आके वेनी को थामते हैं। अब वॉन्जिन कुछ बोले इससे पहले वेनी बोलना शुरू कर देती है कि मैं बस अपनी बहन को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, मैंने तो उसे सच ही बोला था कि मुझे एलर्जी है, पर ये मानी ही नहीं। अब ये सारी बातें सुन के लिंगुई उससे पूछते हैं कि तुम क्या करना चाहती थी इसके साथ। वो कहती है मैं कुछ नहीं कर रही थी, ये बस नाटक कर रही है। वो कहते हैं इसके पूरे बॉडी पे रैशेस हो गया, ये नाटक कर रही है। और वैसे भी तुम दोनों बहनें हो ना, इतना भी नहीं पता तुमको अपनी बहन के बारे में। अब ये सुन के वो कहती है मैं तुम्हारी फियांसे हूँ ना, ये कौन है जो इसके बारे में सोचते रहते हो। अब इस पॉइंट पे वो कहते हैं डॉक्टर को कॉल करने के लिए मेड को। एंड साथ में वॉन्जिन को भी कहते हैं कि अगर इसको कुछ भी हुआ ना तो इस फैमिली में तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता। अब ऑब्वियसली ये सुन के वॉन्जिन को समझ में आ रहा था कि सब कुछ वेनी की वजह से हो रहा है, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी फिलहाल। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आके चेक करते हैं उसको, तो बताते हैं कि वेनी का हालत सच में बहुत ज्यादा खराब है, अगर थोड़ा भी लेट होता ना तो इसका नतीजा बहुत बुरा होता। तो अब डॉक्टर की बातों से उनको भी समझ में आता है कि जब वो नहीं थे तो हो सकता है वेनी के साथ बहुत कुछ गलत हुआ हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वेन फैमिली में ही इसके साथ बहुत कुछ गलत होता हो, क्योंकि डॉक्टर ये भी बताते हैं कि इसका इम्यून सिस्टम अभी रिसेंटली खराब नहीं हुआ है, बहुत दिन से यही सब चलते आ रहा है, मतलब इसको ऐसा ही कुछ दिया जा रहा है। अब इस टाइम तक उसको भी होश आ जाता है। पर हाँ, लिंगुई जरूर सोचते हैं कि मुझे अब इन्वेस्टिगेट करना ही पड़ेगा कि इसके साथ वेन फैमिली में क्या हो रहा था। तो वो उससे डायरेक्टली पूछते हैं कि तुम सच्ची सच्ची बताओ, कोई तुम्हारा एनिमी है क्या। अब ये सारी बातें तो वॉन्जिन में सुन रही थी, वो तुरंत जाके अपनी माँ को कॉल करती है और डॉक्टर जो भी बोले ये सारी बातें माँ को बताती है। पर उसके बाद क्या होता है ये तो पता नहीं, क्योंकि सीन शिफ्ट होता है। वो लिंगुई के रूम में रेडी हो रही थी और उस पॉइंट तक लिंगुई भी आ जाते हैं, पर वो बहुत गुस्से में थे। वो जैसे ही उसको देखते हैं मेड को बुलाते हैं और कहते हैं उसका सारा सामान यहाँ से बाहर निकलवाने के लिए। वो तो पूछते रह जाती है कि क्या हो गया, पर नहीं, वो उसका कपड़ा लेके खुद ही दे देते हैं मेड को और कहते हैं कि मेरे परमिशन के बिना मेरे रूम में कोई भी नहीं घुसना चाहिए। अब इस पॉइंट पे वो ऑब्वियसली कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ बनने वाली हूँ, ये रूम मेरा भी होने वाला है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है। वो कहते हैं कि तुम भूल गई है कि ये बिजनेस मैरिज है और ये शादी तुम और तुम्हारी माँ बहुत पहले से प्लान करके रखे है, राइट, और हमारे बीच में कभी भी कोई इमोशन था ही नहीं। अब इस पॉइंट पे वो कहती है कि तुम ये सब वेनी की वजह से कर रहे हो ना। इसके आगे वो वेनी के बारे में बुरा भला बोलने वाली थी, पर वो उसको डांट के चुप कराते और बाहर जाने के लिए कहते हैं। वो भी चली जाती है, पर अब वो समझ चुकी थी कि उस मेडिसिन का यूज करने का टाइम आ गया है जो उसकी माँ उसको दी थी। इधर ये बैठ के वेनी के बारे में सोच रहे थे, लाइक उसका फैमिली उसको मारना चाहता है क्या, ये सब। उस टाइम पे वो 2 ड्रिंक्स लेके आती है वहाँ पे, उनसे माफी मांगती है, ड्रिंक ऑफर करती है, साथ में खुद के लिए जो लाई थी वो भी पी लेती है, ये प्रूव करने के लिए कि कुछ भी मिला ही नहीं है वो उसमें, और कहती भी है कि मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब ये सारी बातें सुन के वो भी वो ड्रिंक कर लेते हैं और थोड़ी देर में उनको गर्मी लगना शुरू हो जाता है, उनका हालत खराब होने लगता है, पर फिर भी वो वेनी के ही बारे में सोच रहे थे। पर हाँ, उनको इतना जरूर पता चल जाता है कि उस ड्रिंक में कुछ मिलाया हुआ था। अब इस पॉइंट तक वो वहाँ आ जाती है क्योंकि वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करना चाहती थी। हाँ, लिंगुई उस हालत में भी उससे पूछ रहे थे कि तुम ये मेडिसिन क्यों मिलाई, पर फिलहाल इन सब बातों का टाइम नहीं था उसके लिए। पर वो जो करना चाहती थी लिंगुई रेडी नहीं थे उसके लिए, तो वो उसको धक्का दे देते हैं और उसी टाइम पे लाइट कट जाता है और इस चीज की वजह से वॉन्जिन का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि उसको नाइट ब्लाइंडनेस था, बिना लाइट के उसको कुछ दिख नहीं रहा था, तो वो अंधे की तरह ढूंढना शुरू कर देती है उनको। पर इस मौका का फायदा उठाती है वेनी, वो उनको लेके चली जाती है और वो लिंगू को कुछ बोलने भी नहीं देती क्योंकि अगर वो कुछ बोलेगी तो अपनी बहन के हाथों वो लोग रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। अब इधर वो तो उनको सीड्यूस की जा रही थी और वो भी फिलहाल खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उधर वॉन्जिन तो उनको ढूंढ ही रही थी, पर वो थोड़ी ना मिलने वाले थे। इधर फाइनली वेनी जो चाहती थी वो हो ही जाता है, मतलब वो उसको अपने एंड से किस करते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं सब कुछ करते हैं। हाँ, वो वैसे श्योर कर लेती है कि आपको पता है ना मेरा नाम, वो कहते हैं हाँ वेनी। तो अब इस चीज से तो ना उसको कोई प्रॉब्लम था और ना ही लिंगुए को, पर हाँ उस टाइम वो पूछती जरूर है कि क्या मैं मिसेस लिन बन सकती हूँ। वो कुछ नहीं कहते। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है वॉन्जिन पे। वो मेड को कहते रहती है लाइट ठीक करने के लिए, मतलब क्या दिक्कत हो गई क्या नहीं, जल्दी फिक्स करने के लिए। पर साथ में उसका दिमाग खराब ये भी हो रहा था सोच के कि पता नहीं वेनी कहाँ पे है और लिक्वी कहाँ पे है। तो वो टॉर्च लेके जाके ढूंढना शुरू कर देती है, पर लाइट आ जाता है इस टाइम तक। तब पता चलता है कि इधर तो लिक्वी नहा रहे थे और उनके दिमाग में वो सारा चीज चल रहा था और साथ में खुद पे गुस्सा भी आ रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। पर जो भी था वो बाहर आते हैं और वॉन्जिन उनसे कुछ बोले इससे पहले तो वो उस पे ही गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत ही कहते हैं उसको उसके घर पहुंचाने के लिए। हाँ, वो बहुत रिक्वेस्ट करती है, वो कहती है मैं बस तुमको पाना चाहती थी, मैं
तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पर वो कहते हैं कि इस टाइम मुझे ये मेडिसिन दी थी, नेक्स्ट टाइम कोई पॉइजन दे दी तो अब वो कितना बार भी दूसरा चांस मांगते रहे पर वो नहीं देते। तो अब उसको घर जाना ही पड़ता है। तो अब उसको वहाँ से भिजवाने के बाद वो जाते हैं वेनी के पास जो उन्हीं के रूम में छिपी हुई थी। वो उसको उठा के लेके जाके बेड पे बैठाते हैं एंड देन कहते हैं कि तुम्हारा गेम भी ओवर हो गया, तुम्हारा तबियत खराब है इसलिए मैं तुम्हारे ठीक होने का इंतजाम कर देता हूँ, पर उसके बाद तुम चली जाओगे अपने घर। अब ये सुन के वो कहती है कि अब आप मुझे और पसंद नहीं करते क्या, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बोली थी कि मैं मिसेस लिन बनना चाहती हूँ तो आप मुझसे नफरत करेंगे। ये सुन के वो कुछ नहीं कहते, उसका स्लीपर देते हैं उसको एंड देन कहते हैं कि ड्राइवर तुमको पहुंचा देगा अगले मॉर्निंग, और उसको रूम से निकाल देते हैं। पर वेनी वहाँ से चली जाए इतना भी इजी नहीं था, वो ऑलरेडी प्लान सोच रखी थी अपना। नेक्स्ट डे लिंगवी जाते हैं अपने ऑफिस और वो अपने आदमी को बोल देते हैं वेन फैमिली में जो भी चीज चल रहा था सब कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इंक्लूडिंग वेनी का ऐसा हालत क्यों हो गया, उसकी माँ के साथ क्या क्या हुआ था, हर एक चीज। इधर वेनी अपना सामान पैक कर रही थी, साथ में वो अपने बचपन का भी टाइम सोचती है जब उसके स्टेप माँ आके उसको बारिश में छोड़ देती है रात भर भीगते, और जब उसका तबीयत खराब हो जाता है और उसके पापा आते हैं तो वो बहुत अच्छे से रो धो के नाटक करने लगते हैं कि मैं ही ध्यान नहीं दे पाई, है कब बाहर चली गई मुझे पता नहीं चला। तो अब इस चीज से उसके पापा उसी में कमी ढूंढेंगे ना कि उसकी माँ में। तो अब प्रेजेंट में वो बस ये सब इसलिए सोच रही थी क्योंकि ये सारी हरकतें वो उसकी माँ से ही सीखी थी। तो अब सामान पैक करके वो जाती रहती है, तभी लिंगवी की माँ आती है, उससे कंफर्म करती है कि विनी वही है। वो जब कहती है हाँ तो एक थप्पड़ जड़ देती है। अब वो पूछती है कि मैंने क्या किया, जिसपे वो कहती है कि तुम्हें मेरे बेटे को सीड्यूस कर रही हो ना, उसका एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हो वॉन जिन के साथ। वो कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, पर उनकी माँ कहाँ ही सुनने वाली थी, वो तो बहुत कुछ सुनाने लगती है उसको, साथ में उसका हाथ भी पकड़ लेती है बहुत जोर से। हाँ मेड बोलती है बीच में, पर वो तो एक मेड थी ना, उसका बात कहाँ ही चलने वाला था। इधर वो वेनी को लेकर चली भी जाती है वहाँ से। तब वो मेड कॉल करती है लिंगवी को और सारी बातें बताती है उनको। तो वो भागे चले आते हैं, पर घर नहीं हॉस्पिटल, क्योंकि उनकी माँ उसको हॉस्पिटल लेके गई थी और उसका पूरा हाथ पाथ बंधा हुआ था, पता नहीं क्या करवाने की कोशिश कर रही थी। तब वो उसका हाथ पाथ खोलते हैं, वो तो उन्हीं को पकड़ के रोना शुरू कर देती है। इधर उनकी माँ उनको डांटती रहती है, ऑब्वियसली यही सब बोलती रहती है कि ये लड़की तुमको धोखा दे रही है, पर वो कहाँ ही सुनने वाले थे। और तब हमें पता चलता है कि ये सारा प्लान तो वेनी का ही था, क्योंकि उनको फोटो वही भेजी थी अपना और लिंगवी का। तो अब प्रेजेंट में उनकी माँ उनको बोलती रहती है कि तुम्हारे फियोंसे है और ये तुम्हारी फियोंसे की बहन है, तो तुम क्या कर रहे हो, यही सब कुछ। वो कहते हैं कि फोटो देख के आपको सब कुछ पता चल गया, वही आप एविडेंस मान लिए हैं, पर अगर मान लीजिए कि वो सच भी है तो क्या, वैसे भी पिछले 20 सालों से जो आप कह रही है मैं वही कर रहा हूँ, हर चीज तो आप ही कंट्रोल करती हैं, तो अब ये सब चीज भी आप ही कंट्रोल करेंगी क्या कि मैं किसके साथ रहना चाहता हूँ या किसके साथ नहीं, मुझे अपना पपेट समझ के रखी है। अब ये सारी बातें सुन के उनकी माँ का दिमाग बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है, बहुत कुछ सुनाती है और साथ में बॉस फेंक के मारने की भी कोशिश करती है, पर वेनी उनको बचाना चाह रही थी और वो वेनी को। पर हाँ उन्हीं को चोट लगता है, वेनी को चोट नहीं लगता। पर इस इंसिडेंट से उनका दिमाग बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। वो कहते हैं कि आपको बहुत मजा आता है ना सबके लाइफ को कंट्रोल करने का, तो अब मैं भी बता देता हूँ, मैं वॉन जिन से अपना एंगेजमेंट तोड़ता हूँ और अब से लिंग फैमिली का पूरा कंट्रोल मेरे पास है और आपके पास मैनेजमेंट का जो भी राइट्स था वो आधे घंटे पहले इनवैलिड हो चुका है। तो अब लिन फैमिली और वेन फैमिली के बीच में कोई भी कोऑपरेशन नहीं होने वाला है। ये सारी बातें करके वो उसको उठाते हैं, पर कहाँ ले जाने के लिए वो पूछती है, जिसपे वो कहते हैं कि घर, उनके घर। इधर उनकी माँ कुछ भी कर ले पर वो नहीं सुनते। इधर वो ले जाके उसको सुला देते हैं, पर हाँ अब उनको समझ में जरूर आ गया था कि उसके लिए अब उनके मन में फीलिंग्स डेवलप हो चुका है। अब आधी रात में उसका नींद खुलता है तो वो देखती है कि बगल में वो बैठे हुए हैं, तो उसको भी पता चलता है कि वो पूरा टाइम उसका ध्यान रख रहे थे, तो क्या वो उससे प्यार करने लगे। पर इस टाइम तक उनका भी नींद खुल जाता है और वैसे अब उनको तो सब कुछ समझ में आ गया था कि वो क्यों करी थी ये सब कुछ। तब वो कहती भी है कि मैं ये सब जब कर रही थी तो आपको हर्ट हो रहा था क्या, अगर हर्ट हो रहा था तो पेन किलर भी मैं ही दे देती हूँ और किस टाइप का पेन किलर वो देगी वो तो आपको भी पता है। तो अब ये सब होने के बाद वो कहती है कि मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। तो अब वो उसको एक रूम में लेके जाते हैं, वहाँ पे उनका सारा सामान था जिसमें से कुछ कुछ देख के वो डर भी जाती है, पर फिर भी ठीक है सब कुछ। और इस चक्कर में दोनों क्लोज भी आ जाते हैं वहाँ पे। और वैसे इस टाइम पे वो अपना मार्क भी छोड़ी थी उनके हाथ पे। तो अब नेक्स्ट एंगेजमेंट तोड़ने वाली बात और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने वाली बात बताने के लिए लिंगवे खुद से जाते हैं वेन फैमिली में। अब ऑब्वियसली उनको लोग समझाने का ट्राई करेंगे कि हो जाता है झगड़ा, पर इसमें इतना बड़ा डिसीजन लेने का कोई जरूरत नहीं है। पर लिंगवे कहते हैं कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मूड खराब रहेगा तो किसी को कोई मेडिसिन दे देगी और कल के दिन किसी को मारे दी मूड खराब रहा तो अब ये सब सुन सुन के फॉन्जिन बोलती है कि तुम एंगेजमेंट वेनी की वजह से तोड़ रहे हो ना, पर देखना तुम्हारी माँ नहीं मानेगी। अब ये सुन के वो कहते हैं तुम मुझे डरा रही हो। अब लो वो खुद से और इस बात को बिगाड़ दी, पर फिर भी अभी रुकती नहीं है। वो कहती है कि सच सच बताओ तुम ये एंगेजमेंट इसीलिए तोड़ रहे हो ना क्योंकि तुम पसंद करने लगे हो वेनी को। अब इस पॉइंट पे उसकी माँ उसको संभालती है, क्योंकि उनके हिसाब से फॉन्जिन जितना ही वेनी का नाम लेगी उतना लिंगवे भी वेनी पे ध्यान देंगे। और वैसे उस टाइम तक वेनी वहाँ पे आ जाती है और वो उनको अपना बाइट मार्क याद दिलाती है। तो अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। वेन फैमिली पूरा बहुत परेशान था
वॉन्जिन के पापा तो उसी को डांट रहे थे क्योंकि उनके हिसाब से सारी मुसीबत की जड़ फिलहाल वही है, उसी की वजह से उसका खुद का एंगेजमेंट टूट गया। पर वो समझाने का ट्राई करती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो वेनी वो अपनी बीमारी का झूठा नाटक करके लिंगू को फंसाने की कोशिश कर रही है, पर नहीं, फिलहाल उसके पापा उसका बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे और वो अपना फाइनल डिसीजन भी दे देते हैं। वो कहते हैं कि चाहे तुमको जो करना पड़े तुम वो करो, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले तुम उनको राजी करवाओ तुमसे शादी करने के लिए। इतना बोल के वो तो चले जाते हैं। तो अब बच जाती है उसकी माँ। वो कहती है कि अभी तक तुम लोग का एंगेजमेंट का फैसला रिलीज नहीं हुआ है, तो तुम एक काम करो, अब इस बोतल का यूज करने का टाइम आ गया है। अब उस बोतल में था क्या? तो वो कहती है कि तुमको याद है वेनी की मम्मी वो भी यही पिया करती थी और 28th फ्लोर से गिर गई। तो अब ये लेने से पहले वॉन्जिन हिचक रही थी क्योंकि वो वेनी को मारना नहीं चाहती थी, बस लिंगू की जिंदगी से दूर करना चाहती थी, क्योंकि अगर उसको कुछ हो गया तो बात तो उसी पे आएगा ना। पर अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसका एंगेजमेंट तो लिंगू से होगा ही नहीं, तो फिर वो भी ले लेती है। उसकी माँ इस पॉइंट पे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने भी सेम मेथड यूज किया था और वैसे मैं तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज कर दी हूँ, कल तुमको सब कुछ मिल जाएगा। अब ऑब्वियसली ये सुन के वो खुशी होगी, तो वो थोड़ी देर बाद पहुंच जाती है लिंगू की मम्मी के पास। वो उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाती है और साथ में रिकॉर्डिंग भी सुनाती है जिसमें वेनी का आवाज था। और वेनी वॉन्जिन से कह रही थी कि तुमको सच में लगता है कि मैं लिंगू को पसंद करती हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक बार उसकी पत्नी बन जाऊँ उसके बाद मैं उसके घर का सारा सामान चुरा लूंगी और उस पूरे फैमिली पे मेरा ही राज होगा। अब ऑब्वियसली ये सुन के वो ऐसे ही रिएक्ट करेंगे जैसे आप सोच रहे हैं। वो पे बहुत गुस्सा आती है और वो पे खुद से प्लान बना लेती है कि वो वेनी के अगेंस्ट क्या करने वाली है। पर हाँ, साथ में वो वॉन्जिन को कहती भी है कि तुम ही मेरी बहू बनोगी चाहे कुछ भी हो जाए। पर इस पॉइंट पे वॉन्जिन बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो जानती थी कि ये जो भी चीज वो दिखाई है ना सब कुछ फेक है, पर फिर भी उसका काम तो बन गया ना। अब सीन शिफ्ट होता है इधर वेनी पे। वो कुछ कपड़ा पसंद कर रही थी तभी एक लड़का आके उससे टकराता है और वो गिरने वाली थी तो पकड़ भी लेता है और इस मोमेंट का कोई फोटो भी खींच लेता है। तो अब थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि वो लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे, ड्रिंक कर रहे हैं। पर ये उस आदमी की तरफ से ट्रीट था जो वो वेनी को दे रहा था, क्योंकि टकराने के चक्कर में उसका फोन गिर गया था, तो इतना तो वो उसके लिए कर ही सकता है ना, और साथ में एक फोन भी गिफ्ट कर देता है। हाँ, वेनी कहती भी है कि इतना छोटा सा बात के लिए डिनर का ट्रीट मिला मुझे और अब फोन भी मिल रहा है, मुझ में इंटरेस्टेड हो गया। वो कहता है हाँ शायद, और वैसे मैं कैसे मिल सकता हूँ तुमसे इसके बाद। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, वो घर पे जाती है। ड्रंक थी जो कि लिंगू को पता चल रहा था। वैसे वो बिजनेस ट्रिप पे थे, अभी अभी आए थे। तो वो कहती भी है कि आप आ गए अचानक से, क्यों? वो कहते हैं कि कुछ हुआ था तो इसलिए आना पड़ा। पर तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? वो कहती है कि मेरा फोन टूट गया था ना तो अब नया ले ली हूँ। अब इतना बोल के चिपकते रहती है। अब नशा में तो थी तो कहती रहती है कि मैं बहुत मिस कर रही थी आपको। सर वो कहते हैं कि मुझे मिस कर रही थी तो किसी और को डेट क्यों कर रही थी फिर, और बताओ क्या हुआ तुम लोग के बीच? वो कहती है कुछ भी नहीं हुआ है। पर वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो कहते हैं कहाँ टच किया वो तुमको? अब पहले तो वो नहीं बता रही थी, फिर कहती है हाथ बैग। तो अब ये सुन के वो भी शुरू हो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद वो सो जाती है। इस पॉइंट पे उनके फोन पे एक रिकॉर्डिंग आता है वेनी की आवाज में, और वो भी ऐसा ही कुछ कह रही थी। लाइक वो बोल रही थी कि लिंगुई वो मेरे लिए एक फन टॉय है और कुछ नहीं, और वैसे भी मैं लिंगू को क्यों पसंद करूंगी, मुझे तो बस उसका पैसा चाहिए ताकि मैं दूसरे लोग को डेट कर पाऊँ। अब ये सब रिकॉर्डिंग था और साथ में वो फोटोज तो था ही जो वो देख रहे थे, और ये सब सुन सुन के उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इधर हम वॉन्जिन को देख पाते हैं जो उन फोटोज में कमी निकाल रही थी। जी हाँ, ये उसी का प्लान था, और वो उस आदमी को भी कह रही थी कि कुछ बड़ा करो ना, कि ये सबसे काम नहीं बनेगा। तो वो कहता है कि ठीक है फिर नेक्स्ट टाइम मैं उसे होटल में लेके जाऊंगा। अब वो नेक्स्ट टाइम आ भी जाता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का बात जो कर रहे थे बेंजी के पापा, वो दिन आज ही था। तो वहाँ आती है वेनी। वैसे वहाँ पे वो आदमी भी मौजूद था, पर वो वहाँ पे कर क्या रहा था? तो वो कहता है कि वो इंटर्न रिपोर्टर है। तो अब जान पहचान तो था ही, तो वो बहुत ज्यादा ही उससे चिपक के बातें करने लगता है। लाइक उसके कंधा पे हाथ रखता है बात करते करते, पर वो भी ज्यादा माइंड नहीं करती, वो भी उससे बातें करते रहती है। तो अब बात करते करते कुछ खाने पीने की बातें वो करता है, तो वो चाहती है खाने के लिए। तो अब उसको बहुत ज्यादा मीठा लग रहा था, तो वो उसको एक जूस ऑफर करता है और उसमें वो मेडिसिन डाल देता है, और वो खुशी खुशी पी भी लेती है। तो अब थोड़ी देर बाद उसका बहुत भयंकर हालत खराब होने लगता है। ऑब्वियसली वो रिपोर्टर ही संभालता है उसको। वो उसको उठा के लेके जाता है कहाँ? वॉन्जिन के पास। अब ऐसा नहीं था कि उसका हालत कम्प्लीटली खराब था, वो बेहोश हो गई थी, नहीं वो होश में थी। तो वॉन्जिन उसका पकड़ लेती है गला, चिल्लाती रहती है कि तुमको तो नाटक करने में बहुत मजा आता है ना, तो करो ना फिर नाटक। इस पॉइंट पे वो आदमी कहता है कि क्या करूँ, बहुत पैसा दी थी ना मुझे तो करना पड़ा। अब इस पॉइंट पे दोनों लड़कियां में बहस होना शुरू होता है। वॉन्जिन कहती है वेनी को कि तुम क्या चाहती हो, लिंगुई आए और तुम्हें बचाए? क्यों? क्योंकि तुम उसको सीड्यूस की हो, पर भूलो मत वो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था। वेनी कहती है सीड्यूस मैंने किया है उसे? बिल्कुल वैसे ही ना जैसे तुम्हारी माँ ने मेरे पापा को किया था, और तुम्हारी माँ ने मेरी माँ को मार भी दिया था और उनका जगह ले लिया, ये प्रॉपर्टी हथिया लिया, उनके हस्बैंड को हथिया लिया। तो अब तुमको उनकी तरह सब मिस्ट्रेस ही नजर आती है क्या? ये सुन के वो उसको एक थप्पड़ जड़ देती है और चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुम्हारी माँ
माँ इतनी जिद्दी नहीं होती ना और डिवोर्स देने के लिए मना नहीं करती तो मेरे मम्मी पापा कब के एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। तो तुम्हारी माँ अपने बेवकूफी की वजह से मरी है, ना कि किसी और वजह से। और बात रहा मिस्ट्रेस का, तो वो तुम्हारी माँ को होना चाहिए क्योंकि मेरी माँ मेरे पापा से पहले मिली थी। और वैसे भी जिसे प्यार नहीं मिलता मिस्ट्रेस उसी को होना चाहिए। और मेरी माँ भी तुम्हारी माँ का प्रॉपर्टी पहले ही कैलकुलेट कर ली थी और मैं भी वो कर चुकी हूँ, इसीलिए तो मैंने लिंगुए को चूज किया था और तुम उसको चुरा नहीं सकती हो। तो बस बकवास बहुत हो गया था। वो उस आदमी को कहती है कैमरा सेटअप करने के लिए क्योंकि इसके बाद जो भी होगा उसका रिकॉर्डिंग उसको चाहिए। तो वो आदमी कैमरा सेटअप कर भी देता है और पॉन्चिन वहाँ से निकल जाती है और पीछे पीछे वो भी जाती रहती है। तब तक पॉन्चिन की माँ वहाँ पे आ जाती है। अब उनका टर्न था सुनाने का ना, इसलिए वो आके उसको कहती है कि तुम्हारी माँ भी इतना साल पहले मरी थी अपने बेवकूफी की वजह से और मुझे नहीं पता था कि तुम भी सेम वही करोगे जो वो करी थी। अब इस पॉइंट पे वो अपना फोन निकालती है लिंगुए को कॉल करने के लिए, पर उसका फोन ऑफ था तो ऑब्वियसली वो कॉल कर नहीं सकती थी, या फिर ये कहा जाए कि उसका फोन ऑन रहता भी तो वो कर नहीं पाती। इधर लिंगुए की मम्मी आती है उनसे मिलने के लिए, उनको कुछ बात करना था अपने बेटे से, पर वो कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगा उसके बाद जो भी कहना है कहिएगा। पर उनकी मम्मी शुरू हो जाती है। वो कहती है कि तुम सच में सोच लिए हो क्या हमारी फैमिली का रेपुटेशन बर्बाद करने का। अब इस पॉइंट पे वो कहते हैं कि आप क्यों चाहती है कि मैं बॉन्जिन से शादी करूं, वेनी से भी तो कर सकता हूँ ना, वो भी उसी फैमिली की बेटी है और ये बिजनेस मैरिज ही ना था, तो फिर दो लड़कियों की तरफ अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू क्यों। पर इसका रीजन मैंने चेक करवाया था और मुझे काफी इंटरेस्टिंग पता चला। आपका शादी नहीं हुआ था जब पापा से, उससे पहले वेनी की मम्मी पसंद करती थी उनको और अब आपको ऐसा लगता है कि आप पापा की दूसरी चॉइस थी, इसीलिए आपको वेनी की मम्मी से इतना नफरत है। और माँ से नफरत है तो बेटी से तो होगा ही, इसीलिए आप मुझे फोर्स करिए उस खूनी की बेटी से शादी करने के लिए ताकि आप खुद को सही साबित कर सके। अब ये सब सुन के वो एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ ये सारा कुछ सही है और इस बात से उनको बहुत गुस्सा आता है कि उनके हस्बैंड की पहली पसंद वेनी की मम्मी थी और अब उनका बेटा भी उनकी बेटी को ही पसंद कर रहा है। ये सुन के वो अपने लोगों को कहते हैं अपनी माँ को पकड़ने के लिए। ऑब्वियसली वो चिल्लाती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, पर वो कहते हैं कि आप मेरी माँ नहीं है। अब क्यों ये बात बोल रहे थे, तो वो कहते हैं कि आपको याद है जब मुझे बहुत तेज बुखार था और आप मुझे बहुत मारी थी, क्यों? क्योंकि मैंने वायलिन का रॉन्ग नोट बजाया था और उस दिन से आप ये हक खो चुकी हैं बोलने का। तो अब ये बोलने के बाद वो अपने लोगों को कहते हैं अपनी माँ को पुराने वाले घर छोड़ के आने के लिए। इधर पॉन्चिन की माँ उसको कह रही थी कि तुमको क्या लगता है लिंगुई आने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा और आज के बाद तुम उनसे मिलोगी भी नहीं। तुमको पता है तुम्हारी माँ के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था, मैंने कहा था कि अब उनके पति उनको पसंद नहीं करते पर वो मान ही नहीं रही थी, तो फिर मुझे उसे रोज दिन मेडिसिन देना पड़ा और फाइनली वो हेलुसिनेट करने लगी। उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। उसको लग रहा था कि वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे भाग रही है, पर मेरे पास कोई चॉइस नहीं था उसको विंडो से नीचे धक्का देने के अलावा। अब ये सारी बातें सुन के उसको बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी माँ की तरफ से बोलती है पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी माँ को। वो कहती है कि 10 साल हो चुका है इस बात का, देखो मैं सही से रह रही हूँ ना, तो फिर तुम कुछ भी बोल लो मुझे कुछ नहीं हो सकता। अब इतना सुनते सुनते वेनी के भी हाथ में जो आता है वो उठा के मारने की कोशिश करती है, पर डेफिनेटली ऐसा कुछ होता नहीं है। पर हाँ वो वहाँ से जाने लगती है, पर ये बोल के जाती है कि ऐसा दिखना चाहिए सारे लोगों को कि ये मेंटली इल थी इसलिए खुद से खुद को खत्म की है। इतना बोल के वो बाहर चली जाती है। अब वहाँ जाती है तो लिंगुई तो पहले से ही बैठे हुए थे। वो बहुत खुश थे कि अब वेनी उनके लाइफ से गायब हो जाएगी, तो आराम से जाके सबको कहती है कि मैं लेट हो गई, पर सारे लोग तो उनके बारे में कुछ बातें कर रहे थे। पर ऐसा भी क्या हो गया था, तो वो पीछे घूमती है जहाँ अभी सारा कुछ जो वो बोली उनकी बेटी बोली वो सब कुछ वहाँ पे प्ले हो रहा था। तो अब अपने मुंह से एक्सेप्ट की थी दोनों माँ बेटी की वो लोग क्या क्या किए उस फैमिली के साथ, मतलब वेनी और उसकी मम्मी के साथ। तो सारे रिपोर्टर्स उनको घेर लेते हैं, उनसे क्वेश्चन करने लगते हैं। अब वो लोग बोले भी तो क्या बोले, पॉन्चिन तो सिर्फ एक ही चीज कहती है कि ये सब फेक है, सब कुछ फेक है। अब इस पॉइंट पे उसके पापा आते हैं और उसकी मम्मी को एक थप्पड़ जड़ देते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि तुम मेरे पीठ पीछे ऐसा कर भी कैसे सकती थी। एंड देन सारे रिपोर्टर्स को कहते हैं कि उनको कोई भी आइडिया नहीं था उनकी वाइफ और उनकी बेटी क्या क्या कर रही है उनके पीठ पीछे, और उनकी बच्ची वेनी इतना सफर कर रही है अभी, इस बारे में उनको कोई भी आइडिया नहीं था। पर ये उनके वाइफ भी जान रही थी कि वो अपना पलड़ा झाड़ रहे, क्योंकि पता उनको सब कुछ था। इनफैक्ट वो तो शामिल थे इन सब चीजों में, पर वो कुछ बोले इससे पहले रिपोर्टर से उनसे क्वेश्चन करते हैं कि 10 साल से ये सब चला आ रहा है, ऐसा कैसा कोई बेवकूफ हो सकता है जिसको ये सब के बारे में कोई हिंट ही ना हो, वो भी एक घर में रहने के बावजूद। अब इतना कहने के बाद भी वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उनको इस बारे में कोई आइडिया था। पर अब पारी आता है लिंगुए का बोलने का। वो सभी के सामने एक रिकॉर्डिंग प्ले करते हैं जिसमें उनकी वाइफ का हालत ऑलरेडी बहुत खराब था, फिर भी वो कह रहे थे टोस्ट बढ़ाने के लिए ताकि उनकी वाइफ का हालत और तेजी से खराब हो, क्योंकि उनके मरने से उनके बिजनेस में कुछ अच्छा होने वाला था। तो अब ये प्रूफ होने के बाद पॉन्चिन के पापा चिल्लाना शुरू कर देते हैं लिंगुए पे। वो कहते हैं कि ये सब तुम जानबूझ के किए हो ना, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई बिजनेस मैरिज के बारे में बताने के लिए नहीं था ना, किसके लिए ये सब तुम किए। इस पॉइंट तक आती है विनी कहते हुए कि मेरे लिए ऑब्वियसली। अब इस पॉइंट पे सारे लोग शॉक्ड। पॉन्चिन पूछती है उस आदमी से कि ये अभी तक ठीक क्यों है, कुछ किए क्यों नहीं तुम इसके साथ, हो
सेम आंसर देता है कि मुझे ज्यादा दे दी थी तो करना पड़ा। तब पता चलता है कि वो देख ली थी किसी को फोटो खींचते, और वो आदमी उसी टाइम उसको बोला था कि मैं जानता हूँ तुम अमीर घर की लड़की हो, और इसके बाद सब कुछ बता दिया था। लाइक उसको 1 मिलियन दिया गया है उसके साथ क्या क्या करने के लिए, ये सब कुछ। उसके बाद जब उधर लिंगू को वो सारा रिकॉर्डिंग और फोटोज मिला था तो गुस्सा तो वो हुए थे, पर वो उसको किस कर करके उठा दिए थे और देन उससे एक्सप्लेनेशन मांग रहे थे। वो कहती है कि बस आप मेरे साथ कुछ नाटक करिए और जो भी आपको रिवॉर्ड चाहिए वो आपको इस वीक के बाद मिल जाएगा। तो अब वो भी बिना कोई क्वेश्चन के उसकी हेल्प कर रहे थे। तो अब इतना सब सोचने के बाद वो उसी टाइम 5 मिलियन उस आदमी के अकाउंट पे ट्रांसफर भी कर देती है। अब उस टाइम तक वहाँ पे कॉप्स भी आ जाते हैं और वॉन्जिन के पापा अभी तक यही बोल रहे थे कि इस सब में मेरा कोई हाथ नहीं है, पर अब उनकी वाइफ बहुत बरस जाती है उनपे। उनका सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख देती है, मतलब वो क्या क्या किए हैं, किस किस तरीके से शामिल थे, सबको सबके सामने बता देती है। तो अब अच्छे से चिल्ला चिल्ली करने के बाद उन लोग को लेके जाया जाता है और उन लोग के चाहते ही विनी बेहोश हो जाती है। उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। सपना में भी वो अपनी माँ को ही देख रही थी। वो अपनी माँ के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी और उसके बाद उसकी माँ उसको छोड़ के चली गई। इधर डॉक्टर बता रहे थे उसके हालत में लिंगू को। वो कहते हैं कि इसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है, ऑर्गन भी फेल हो गया है, तो अब अगर सही से कहा जाए तो बहुत ज्यादा दिन नहीं है उसके पास। ये सुनकर वो कहते हैं कि आप जो कर सके वो करिए, पूरे वर्ल्ड में जितने एक्सपर्ट्स को आपको ढूंढना है आप ढूंढिए, किसी भी कीमत पे। अब इस पॉइंट पे अंदर वो उठ के बैठने लगती है तो वो भी जाते हैं उसके पास। वो उनसे कहती है कि मैं यहाँ पे नहीं रुकना चाहती, आप मुझे घर लेके चलिएगा क्या? वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। तो अब दोनों यहाँ से घर तो नहीं जाते हैं, एक जगह पे जाते हैं जहाँ वो लेके जाती है। वो पूछते हैं कि क्या है आज? वो कहती है कि आज मिटियोर शावर होने वाला है और माँ कहती थी कि विश मांगने से विश पूरा होता है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरा विश पूरा हो। तो अब इतना बोलते ही वहाँ पे वो शावर होता भी है और वो जल्दी से विश मांगती है। वो मांगती है कि वो सच में पसंद करने लगी है लिंगू को, तो क्या वो कुछ दिन उनके साथ रह सकती है। इट मीन्स उसको पता था कि वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी, पर जब तक जिंदा रहेगी तब तक वो उनके साथ रहना चाहती है। अब विश मांगने के बाद वो उससे पूछते हैं कि क्या मांगे तुम? ऑब्वियसली वो नहीं बताती क्योंकि विश बताने से पूरा नहीं होता ना। तो वो उसको किस करने लगते हैं और साथ में कहते भी है कि तुम चाहे कुछ भी विश मांगी हो, मैं वो विश पूरा करूंगा। अब ये सब करने के बाद वो लोग जब जाते रहते हैं तब लिंगू को कॉल आता है किसी का और पता चलता है कि वॉन्जिन के पापा मम्मी को कोई जेल से निकलवा लिया है और अब वो लोग मिसिंग है। पर हमें पता था कि वो मिसिंग नहीं है, वो लिंगू की मम्मी के पास है क्योंकि उन दोनों को वही निकलवाई थी, वो भी एक कंडीशन पे। वो पहले तो उन लोग को एक कार्ड देती है जिसमें 5 मिलियन था एंड देन कहती है कि वॉन्जिन का सारा इल्जाम उन लोग को अपने ऊपर लेना पड़ेगा ताकि उसका बैकग्राउंड क्लियर हो पाए और उसके हिस्से का भी सजा काटने के बाद वो उन लोग को एक नया आइडेंटिटी दे देगी और अब्रॉड भेज देगी। अब इतना बात बताने के बाद वो तो वहाँ से चली जाती है, पर वॉन्जिन की माँ के हाथ से उसके पापा वो कार्ड ले लेते हैं क्योंकि उनका कोई भी मूड नहीं था वॉन्जिन का सारा इल्जाम खुद पे लेने का। पर वॉन्जिन की माँ चाहती थी ये करना, तो अब इस बात पे दोनों पे बहस हो जाता है। वो तो उसी टाइम पुलिस को बुला लेती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है वेनी पे। उसके पास उसका लॉयर मिलने के लिए आता है उससे। क्यों? तो उसकी माँ को छोड़ी थी मरने से पहले उसके लिए, जो वो 20 साल की हो जाएगी तब उसको देना था। तो आज वो 20 साल की हो चुकी थी तो इसीलिए लॉयर उसको देने के लिए आया था। पर उसमें था क्या? तो एक लेटर था, कुछ डॉक्यूमेंट्स था और उस डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से पता चलता है कि उसकी माँ मरने से 6 महीना पहले अपना कुछ प्रॉपर्टी उसके नाम लिख के गई थी और वहीं पे एक लॉकर में कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो उसके पापा के खिलाफ एविडेंस है। मतलब वो वेन ग्रुप के साथ क्या क्या फ्रॉड किए इन सब का एविडेंस है और उस लॉकर का की भी वहाँ पे था और इन सभी चीजों के साथ एक लेटर था। ये लेटर देने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और लिंगू आ जाते हैं और इस टाइम तक विनी बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो चुकी थी। वो लेटर पढ़ती है जिसमें लिखा हुआ था कि उसकी माँ को कभी भी इस बात से रिग्रेट नहीं हुआ कि वो उसको जन्म दी, बस इस बात का थोड़ा दुख है कि वो उसको बड़ी होते हुए नहीं देख पाई। पर अब उसकी माँ सारा एविडेंस छोड़ के जा रही है, जिसका क्या करना है उसको अच्छे से पता है। वो ये नहीं चाहती कि वेनी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये बन जाए कि उसको बदला लेना है, नहीं, वो चाहती है कि वेनी खुद से जिंदगी जीना सीख जाए। अब ये सब पढ़ के वो बहुत रोने लगती है। वो लिंगू से कहती है कि अब मेरी माँ मुझसे नफरत करेगी क्या, क्योंकि मैंने तो बदला ले लिया, मैं वो नहीं बनी जो वो मुझे बनाना चाहती थी। ऐसे ही बोल बोल के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इस टाइम पे वो उसको संभालते हैं और साथ में वो जब थोड़ा काम डाउन होती है तो उसको रिंग भी पहनाते हैं और उससे शादी करने की भी बात करते हैं। ऑब्वियसली उसको अच्छा लगता है। अब नेक्स्ट डे वो जाती है वॉन्जिन से मिलने के लिए। अब शादी का बात हुआ था तो जलाना भी तो जरूरी था ना उसको, तब ये सारी बातें जाके वो वॉन्जिन को बताती है और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है इस चीज से, पर वो भी फिलहाल कुछ कर नहीं सकती थी। इधर वेनी को पता चलता है कि उसके मम्मी पापा का डेथ हो चुका है, तो वो जाती है पहचानने के लिए। तो बात तो सही था, उसके पापा मम्मी ही थे और उन लोग का डेथ 12 घंटा पहले हो गया था और वो भी एक दूसरे की वजह से। तो अब बॉडी का पहचान करके वो वहाँ से निकल जाती है और उसी टाइम पे वॉन्जिन को भी लाया जाता है सेम चीज करने के लिए, पर वो तो बहुत रोने लगती है। इधर ये लोग आते हैं वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए। वेनी पहन के आती है तो वो तो बहुत प्यारी लग रही थी उनको, तो वो तो उसी टाइम उससे दूर नहीं रह पा रहे थे। उसी टाइम वो तो उसको किस करना शुरू कर देते हैं और ये सब करते करते अचानक से उसका मन
चलने लगता है। अब उसको लगता है कि शायद वो अब मरने वाली है, पर फिर भी वो उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके भागते हैं। तो डॉक्टर चेक करके एक गुड न्यूज देते हैं कि वेनी प्रेग्नेंट है और वो भी 6 वीक से। तो अब वो जल्दी से जाके वेनी से मिलते हैं, इसी बारे में दोनों बात करते हैं। ऑब्वियसली वेनी भी बहुत खुश थी, पर थोड़ा दिक्कत था। लिंगू को पता चलता है कि इस प्रेगनेंसी की वजह से उसके जान पे और खतरा आ गया है। तो वो पूछते भी है डॉक्टर से कि अगर ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाए तो कितना चांसेस होगा उसके जीने का। वो कहते हैं 6 महीना और। तो वो कहते हैं कि अभी की अभी ये चीज करने के लिए, क्योंकि अगर वेनी का जान रहेगा तो फ्यूचर में बहुत कुछ हो पाएगा। अभी तो वो बहुत यंग है। अब ये सब बात जब चल ही रहा था तभी नर्स आके बताती है कि वेनी बेहोश हो गई। तो जल्दी से सब लोग भागते हैं वहाँ पे। डॉक्टर चेक करते हैं तो बताते हैं कि पूरे बॉडी में टॉक्सिन्स फैल गया उसके। अब ये सुन के वो कहते हैं कि जल्द से जल्द उसका प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए, पर नहीं, वेनी को होश आ चुका था और वो करने नहीं देती है। वो उसको समझाते हैं कि उसके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज, पर वो नहीं मानती। वो कहती है एक दिन मैं मर जाऊंगी तो कोई तो रहेगा आपके साथ, तो अब क्या करे, उन्हीं को उसके सामने झुकना पड़ता है। वो तुरंत कॉल करते हैं, चैटर प्लेट का अरेंजमेंट करने के लिए कहते हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाने के लिए अब्रॉड से। अब ये सब बात जब चल रहा था तभी उनको कॉल आता है और पता चलता है कि वॉन्जन खुद को खत्म कर ली है प्रिजन में। पर नहीं, ये सच नहीं था, क्योंकि लिंगू की मम्मी उसको एक मेडिसिन दी थी जिससे उसका हार्ट बीट थोड़ा देर के लिए बंद हो जाएगा। फिर बाद में वो एक इंजेक्शन देके उसको जिंदा भी कर सकती है, और वो करती भी है। और जिंदा होने के बाद वो कहती है कि आज से तुम लिन फैमिली की बेटी हो और अब तुमको तुम्हारे दुश्मन के साथ जो करना है तुम कर सकती हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। इधर वेनी का तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब था। डॉक्टर ऐसा बताते हैं लिंगू को, क्योंकि अब वो जीना नहीं चाह रही थी। हो सकता है कि वो अपनी माँ के पास जाना चाह रही हो। तभी वो सोती है तो वो सपना देखती है कि वो अपनी माँ से मिली है और उसकी माँ उसको समझा रही थी कि तुमको पता है सबसे बड़ा रिग्रेट मेरा लाइफ का क्या है, कि मैं तुम्हें बड़ी होते हुए नहीं देख सकी, पर तुम ये गलती मत करना। इधर प्रेजेंट में पता चलता है कि वो लिंगू की गोद में सोई हुई है और वो कुछ फोटोज देख रहे हैं दोनों माँ बेटी का। तभी वेनी का भी नींद खुलता है तो लिंगू से एक फोटो दिखा के पूछते है कि तुमको पता है ये फोटो कहाँ खींची हो, याद है कुछ? वो कहती है नहीं, मुझे नहीं याद है, पर उस फोटो में एक छोटा बच्चा भी था। वो कौन था? वेनी पूछती है, जिसपे वो कहते है कि वो मैं हूँ। अब ये कैसे? तो अब उनको उनका बचपन याद आता है। वो पियानो बजा रहे थे और गलत नोट बजा दिए थे। इस बात पे उनकी मम्मी उनको बहुत मारी थी, बहुत ही ज्यादा। तो मार खाने के बाद वो घर से निकल के चले गए थे, एक जगह पे जाके बैठे हुए थे और वहीं पे आई थी ये माँ बेटी। वो लोग वहाँ पे खेल रही थी, साथ में फोटो भी ली थी जिसमें लिंगू कैप्चर हो गए थे जो पीछे बैठे हुए थे। और फोटो खींचने के बाद उसकी मम्मी एक चॉकलेट देके उसको कही भी थी जाके लिंगू को दे देने के लिए, और साथ में पूछने के लिए भी कि वो घर क्यों नहीं जा रहा। तो वो जाके पूछती भी है, जिसपे लिंगू कहते है कि मेरी मम्मा कोक लाने के लिए गई है तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ उनका। इस टाइम पे वेनी की मम्मी भी उसको कहती कि फिर बहुत अच्छे से वेट करना, कहीं जाना मत यहाँ से। ये सब याद करके उन लोग को भी अच्छा लगता है, क्योंकि वेनी कहती है कि हम लोग बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं नहीं, और मन में सोचती है कि शायद माँ ही इसको मेरे लिए चुनी होगी। तो अब थोड़ी देर बाद वो दोनों भी जाके उस जगह पे टाइम स्पेंड करते हैं, पुरानी यादों को ताजा करते हैं, और वहीं पे वो कहती भी है उनको कि वो ये ट्रीटमेंट लेने के लिए बिल्कुल रेडी है। मतलब एक्सपर्ट्स की टीम वो बुला रहे थे ना, उनसे। तो अब नेक्स्ट डे वो हॉस्पिटल में एडमिट भी हो जाती है, और लिंगवे तो थे ही उसका ध्यान रखने के लिए अच्छे से। पर उसी दिन हम एक आदमी को देख पाते हैं जो एक नर्स को कुछ पैसे दे रहा था कुछ काम करने के लिए। अब वो क्या काम करने के लिए वो तो फिलहाल पता नहीं। इधर लिंगू का तो ट्रीटमेंट चालू ही था, अब थोड़ा उसका हालत भी सही हो गया था, तो फिलहाल वो सोई हुई थी। अब इतनी देर में लिंगू का कॉल आ जाता है तो वो चले जाते हैं बात करने, और तब तक वही नर्स आती है और उसको एक मेडिसिन इंजेक्ट करती है। इधर लिंगू का बात भी खत्म हो जाता है, तभी वो अपनी माँ को वहाँ से जाते देखते हैं। अब वो कुछ सोचे इससे पहले पता चलता है कि पेशेंट का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा है। वो जल्दी से भागते हैं वहाँ पे, तो पता चलता है कि वो अब मर चुकी है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तक तो वो ठीक ही थी, एक फोन कॉल लेने के इतनी देर में वो मर गई। पर रोने के अलावा और वो कुछ नहीं कर सकते थे। और वैसे वार्ड के बाहर से उसकी माँ भी कंफर्म कर ली थी कि हाँ वेनी मर चुकी है, और ये बात जाके वो बताती है वॉन्जिन को। वो तो बहुत खुश हो जाती है, फाइनली वो अपना काम पूरा जो कर ली थी। तो अब दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब ऐसे ही कर करके 3 दिन हो जाता है। वो ना अपने रूम से बाहर आते हैं ना कुछ खाते पीते हैं। बट ये बात उनकी मम्मी को भी बताती है, पर फिर भी उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ड्रामा करने के लिए वो जाके बोलती है गेट पे से कि आके खाना खा लो, पर वो गेट नहीं खोलते। ये सुन के भी उनको अच्छा ही लगता है। वो सोचती है कि चलो ठीक है, अगर ये अपना ऐसा ही हालत बनाते रहेगा तो कंपनी को टेक ओवर मैं कर लूंगी और इसको निकाल दूंगी। तो अब नेक्स्ट डे सभी को ये बात बताने के लिए वो पहुंच जाती है कंपनी, क्योंकि फिलहाल जो कंपनी के सीईओ हैं वो तो कंपनी पे ध्यान नहीं दे रहे ना, तो इस हिसाब से उनका कोई फैमिली मेंबर उनका पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकता है। पर उनके इस बात से कोई भी डायरेक्टर्स एग्री नहीं होते, क्योंकि एक टाइम वो एक प्रोजेक्ट ही हैंडल की थी और उसमें अच्छा खासा लॉस सफर करना पड़ा था उस कंपनी को। तो अब अगर सीईओ बन जाएगी तब तो पता नहीं क्या ही कर देगी कंपनी के साथ। पर ये सुन के भी वो अपनी ही बात पे अड़ी हुई थी, क्योंकि उनके पास 33% शेयर्स था और लिनियो के पास सिर्फ 20%। तो इस हिसाब से भी वो उससे बेटर हुई। तो इसी बात को लेके वो सबसे आर्ग्यूमेंट कर रही थी। पर उस टाइम वहाँ पे लिंगुए आते हैं और वो कहते हैं कि उनके नाम पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि
जो भी था वो टेम्पररी बेसिस पे था और अब नहीं है। और वैसे भी वो कंपनी का बहुत सारा फंड्स निकाल चुकी है, जिसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट वो लेके आए थे, और ये सारा फंड्स वो ट्रांसफर कर रही थी पेन फैमिली को। अब ये सारा एविडेंस वो दिखा रहे थे, तो उनकी माँ तो अच्छा खासा फंस चुकी थी। तो वो उनके पास जाके कहने लगती कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और इतना तो वो बोलती ही है, साथ में वेनी के खिलाफ भी जरूर बोलने लगती है। अब ये सुन के वो डेफिनेटली नाराज हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, जिसपे वो कहती है कि देखा आप लोगों ने, इसका मेंटल स्टेट सही नहीं है, तो ये कंपनी रन नहीं कर सकता। पर अब उनका ये सब कोई बकवास का कोई वैल्यू नहीं था, क्योंकि अब वो सारा शेयर्स ट्रांसफर कर दिए थे वेनी के नाम पे। अब ऑब्वियसली मरे हुए इंसान के नाम पे ट्रांसफर करने का क्या मतलब था, उनकी मम्मी पूछती है। तो वो उनको अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हैं, मतलब वो वेनी से शादी कर चुके हैं, तो अब वेनी उनकी वाइफ हुई, तो अपने वाइफ के नाम पे सब कुछ ट्रांसफर करना कौन सा बुरा बात है। और इसका ये भी तो मतलब हुआ ना कि वेनी जिंदा है, मरी नहीं है। तो वो सामने से आ भी जाती है, और तब पता चलता है कि हॉस्पिटल में जब वो लोग थे तो उनको पहले ही पता चल गया था कि उनकी माँ यहाँ पे आ चुकी है और उनका प्लान क्या है। पर वेनी कहती है कि अब उनका प्लान उनके हिसाब से एग्जीक्यूट उनको करने देना चाहिए, उसके बाद का तो सब कुछ ये लोग संभाल ही लेंगे। मतलब वो अपने जान पे रिस्क तो ली थी, पर ठीक है, वो अपने हाथ से सब कुछ खत्म भी करना चाहती थी। तो अब इस टाइम पे पुलिस भी वहाँ पे आ ही जाते हैं, और उनकी माँ के खिलाफ तो एविडेंस वहाँ पे था ही। पर उसकी माँ को इस चीज का बुरा नहीं लगा था, क्योंकि वो कहती है कि मैं भले अरेस्ट हो जाऊँ, पर वॉन्जिन है वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। पर वॉन्जिन वो भी अरेस्ट हो चुकी है, वो ये गुड न्यूज देती है उनकी मम्मी को। और साथ में हमें भी दिखाया जाता है कि वो कब अरेस्ट हुई थी। तो अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट डे वो फिर से हॉस्पिटल में रहती है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट तो चल ही रहा था ना। तो आज रिपोर्ट आता है उसके 1.5 महीना का ट्रीटमेंट, और इतने ही टाइम में उसके बॉडी से सारा टॉक्सिन्स क्लियर आउट हो चुका था। इसका मतलब वो ठीक हो चुकी थी और अब वो लंबा जिएगी। तो अब ये जानने के बाद तो वो उनको वहीं पे किस करना शुरू कर देती है, और डॉक्टर्स भी भागते हैं उसका डिस्चार्ज प्रोसीजर आगे बढ़ाने के लिए। इधर बोन से शादी करने का बात करती है, नहीं सर्टिफिकेट वाला नहीं, क्योंकि वो तो हो चुका था ना, सबके सामने ग्रैंड वेडिंग। तो अब उस टाइम तो पोस्ट को रिंग पहना देते हैं, पर फिर आता है हम लोग का शादी वाला दिन। वो एकदम प्रॉपर रेडी होती है। उस टाइम उसको जेल से वीडियो कॉल आता है वॉन्जिन का, ऑब्वियसली वही गई थी कॉल करवाने के लिए। तब वो बात करती है, वो अपना ड्रेस सब कुछ दिखाती है उसको, ऑब्वियसली जलाने के लिए। पर अब वॉन्जिन अब क्या ही कर सकती थी, वो बस रोते रहती है, तड़पते रहती है, पर वो कुछ कर नहीं पाती है। तो अब ये सब छोड़ के वो लोग जाते हैं शादी का रिचुअल्स कंप्लीट करने के लिए। शादी का रिचुअल्स कंप्लीट हो भी जाता है, मतलब वो लोग का शादी हो जाता है। तो अब शादी वादी हो जाने के बाद वो जाती है अपने हस्बैंड के ऑफिस। वो थोड़ा बिजी थे, तो वो जाके उसका वेट करते रहती है, और इसी चक्कर में सो भी जाती है। तो अब अपना काम खत्म करके लिंग भी वहाँ पे आते हैं। वो कहते हैं कि मैंने कहा था ना घर पे वेट करना, मैं आऊंगा तो हम लोग फिर चले के चेकअप करवाने के लिए। वो कहती है हम दोनों आपको मिस कर रहे थे। वो कहते हैं मैं भी। इतना बोल के वो अपने मन में सोचते हैं कि वो जो भी डिसीजन लिए अपने लाइफ का, वो दुनिया का सबसे बेस्ट डिसीजन था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।